गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट्स में किसी भी सेट को कितने तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखेंगे। तो सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है टेबुलर फॉर्म या इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में फिर हम लोग देखेंगे। और उसके पहले पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे नंबर सिस्टम कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं। अब उसको सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे। तो स्टार्ट करें क्लास। चलिए, हेडिंग सबसे पहले डाल दीजिए सम इंपॉर्टेंट नंबर सेट्स। अब कहीं भी आपको कैपिटल एल लिखा हुआ रहेगा तो आपको क्या समझना है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या समझना है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो इसको सेट के रूप में अगर लिखना होगा हम लोग को तो कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। डॉट 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 का मतलब क्या हो गया, इंफिनिटी तक चला गया। जैसे अगर कहीं W लिखा हुआ है तो W लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझेंगे, होल नंबर। सेट ऑफ ऑल होल नंबर। होल नंबर्स के बारे में क्या बताए थे, होल नंबर्स जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर इसको सेट के रूप में लिखना होगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट। ठीक, समझ में आ रहा है बात सब लोग को। ठीक उसी तरह से अगर आपका कहीं जेड लिखा हुआ है तो इसको क्या समझना है, इंटीजर। जेड इंटीजर, आई से भी हम लोग इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। इंटीजर्स किसको कहते हैं, काउंटिंग के जितने भी सारे नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जीरो हो, तो सबको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम लोग सेट में जब लिखेंगे तो -3 इधर डॉट डॉट है लिखा हुआ, यानी कि इसके लेफ्ट साइड -4 -5 होगा। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सारा इंटीजर्स हो गया। आप इसी इंटीजर्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां पे करली ब्रैकेट देंगे, 0 देंगे, कॉमा +-1, कॉमा +-2, कॉमा +-3, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। सबको समझ में आ गया। जेड का मतलब क्या समझे, इंटीजर्स, या आई का मतलब क्या है, इंटीजर्स। डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, होल नंबर्स। एन का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से अगर कहीं जेड पर पॉजिटिव साइन दिया हुआ है तो ये केटायन नहीं है, ये केमिस्ट्री नहीं आप पढ़ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा। तो पॉजिटिव 0 तो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होता नहीं है। ठीक है, 0 ही नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो यहां पे करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट। अगर जेड पर माइनस साइन दिया हुआ है, ऊपर में माइनस है, प्लस है, तब क्या समझना है, सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर 0 निगेटिव नंबर होता नहीं है, तब यह कहां से स्टार्ट होगा, -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट डॉट। अगर आपका जेड 0 लिखा हुआ है, 0 नीचे लिखा हुआ है, जेड 0 लिखा हुआ है कहीं भी, तब आपको क्या समझना है, नॉन जीरो इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स। तो नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि +-1, +-2, +-3, डॉट डॉट डॉट। यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग। इसका देखिए यूजेज कैसे होगा, आप जब मैथ आगे पढ़ेंगे तो मान लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में आप ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ रहे हो और जनरल वैल्यूज, तो वहां पे क्या होगा ना कि इस तरह से लिखा जाता है n = 0,
+-1 +-2 +-3। तो इतना लंबा न लिख करके प्लस कॉमा डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम लोग सीधा क्या लिखेंगे ना, n बिलोंग्स टू i। अब n बिलोंग्स टू i है, इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है वो क्या है, इंटीजर्स है। अगर कहीं आपका लिखा हुआ है ऐसा, n का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट, तो इतना बड़ा न लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि n। तो ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्मॉल n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। नहीं, कैपिटल N नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे हम लोग यूजेज करेंगे, ये समझ में आ रहा है सब लोग को? यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए। सभी लोगों का हो गया यहां तक? नेक्स्ट में देखिए, कैपिटल Q क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेशनल नंबर को। तो लिख लीजिए कि द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में सब लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में आप देखे हुए हैं कि वैसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां p और q क्या होता है, इंटीजर्स। देखिए अभी आपको सिखा रहे थे ना, p कॉमा q, अब बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है, i क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को, और q नॉट इक्वल टू 0। सेट को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी आप लिख लीजिए, ये कॉलम का साइन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, ये सब सारा अभी तुरंत बताएंगे। क्यू पर पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्यू पर अगर माइनस साइन रहेगा तब क्या समझना है कि द सेट ऑफ ऑल निगेटिव रेशनल नंबर। कैपिटल R है तब क्या समझना है, रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। R पर पॉजिटिव साइन आ गया तब क्या समझना है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर R पे माइनस साइन आ जाए तब क्या समझना है, द सेट ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर्स। तो सेट में इसका तो जरूरत पड़ेगा, दूसरे चैप्टर में भी रिलेशन फंक्शन पढ़िएगा, वहां पर आपको जरूरत पड़ जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों को? अब आते हैं सेट के बारे में कि सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीका से हम लोग करते हैं, 2 तरीका से। हेडिंग डाल दीजिए, मेथड्स टू राइट ए सेट। लिख लीजिए एक लाइन कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। किसी भी सेट को हम लोग कितने तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 तरीका से। कौन कौन? एक होता है टेबुलर फॉर्म, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड या रूल फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को दूसरा क्या नाम से जानते हैं, प्रॉपर्टी मेथड या रूल फॉर्म। नोट कीजिए। अब बारी बारी से देखते हैं। सबसे फर्स्ट में लिखते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जो आपका फर्स्ट क्लास में सेट का डिफिनीशन में बताया जा रहा था, वही सारा बात यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, कह रहा है कि इन टेबुलर फॉर्म कॉमा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आर इंक्लूडेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, टेबुलर फॉर्म में जितने भी सारे एलिमेंट का आप कलेक्शन करते हैं, हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। समझ में आ गया बात? तो ये चीज तो आपको सेट का डेफिनेशन जब पढ़ाया जा रहा था उसी दिन बताया जा रहा था। जैसे आपको कहा जाए कि द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 50। अब आपको ये स्टेटमेंट दे दिया गया और आपको कहा गया कि आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख करके बताइए कैसे लिखेंगे। तो क्या करना है हम लोगों को कि कोई सेट मान लेना है। तो सेट को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे हम मान लिए कि सेट एज है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राइम नंबर्स और 15 से लेस देन 15 है।
15 से छोटा होना चाहिए। आपको पिछले क्लास में बताया 1 जो है ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। तो स्टार्ट कहां से होगा? 2 से। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये जो है ना हम लोग अरेंज किए, वो कैसे किए? टेबुलर के फॉर्म, टेबल के रूप में। इसीलिए इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म करते हैं। याद रखने के लिए दिमाग में इस तरह से सेट कीजिएगा कि इस टेबल के रूप में जब हम लोग अरेंज करते हैं उसको को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, बट यहां पे कहा जा रहा है इवन नेचुरल नंबर, तो कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। तो यहां पर एक अलग सेट का नाम दे देते हैं। कैपिटल डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से। और उसके अंदर का जो एलिमेंट होता है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे नंबर है, तो यहाँ पे अब देखिए तो क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12। समझ में आ रहा है बात? डॉट डॉट डॉट। तो ये डॉट डॉट का मतलब इसके आगे भी बहुत सारा नंबर होगा, वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको कहा जाए कि सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। देखिए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में हमको इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट ये है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का जब आप सेट लिखेंगे 0 होगा या नहीं होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का जब आप सेट लिखेंगे तो आपका 0 होगा या नहीं होगा? तो देखिए 0 के बारे में क्या बताया गया था? 0 के बारे में यह बताया गया था कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो निगेटिव नंबर है। तो 0 कैसा नंबर है? तो वहां पे बताए थे 0 इज नॉन निगेटिव नंबर, 0 इज नॉन पॉजिटिव नंबर। अब मीनिंग को समझिए, हम क्या बोल रहे हैं? 0 इज नॉन निगेटिव नंबर, 0 नॉन निगेटिव नंबर है। 0 इज नॉन पॉजिटिव नंबर, 0 नॉन पॉजिटिव नंबर है। और यहां पे क्या कहा जा रहा है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लिखने के लिए। और हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि 0 इज नॉन पॉजिटिव नंबर, 0 नॉन पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है, तो यहां पर 0 होगा। यानी कि एक हम सी अगर हम यहां पे डिनोट करते हैं तो 0 भी होगा। अब आइए नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब निगेटिव। तो -1, -2, -3, कॉमा डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है बात? -4 डॉट डॉट डॉट। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नॉन पॉजिटिव कहा जा रहा था 0 कैसे हो? 0 नॉन पॉजिटिव नंबर है, 0 इज नॉन पॉजिटिव नंबर। जैसे आपसे पूछा जाए, हम क्या बता रहे हैं कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक, तो कैसा नंबर है? हम बोल रहे हैं कि 0 न तो पॉजिटिव नंबर है न तो नेगेटिव नंबर है, तो कैसा नंबर है? 0 नॉन पॉजिटिव नंबर है, 0 नॉन नेगेटिव नंबर है। तो यहां पे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लिखने के लिए कह रहा है तो 0 होगा। इसको कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया? ठीक उसी तरह से एक और एग्जांपल लिख लीजिए कि द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तब तो सब लोग को समझ में आ गया। अब यहां पे पूछे कि अच्छा जी, जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का आप सेट लिखेंगे तो 0 होगा कि नहीं होगा? मान लेते हैं कि यहां पे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दें, तो 0 होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे हाँ होगा। क्यों होगा? 0 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो यहां पर 0 होगा। नॉन नेगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब पॉजिटिव। तो (1, (2, (3, (4, डॉट डॉट डॉट). समझ में आ गया बात? अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे टेबुलर फॉर्म का। तो टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि हर एलिमेंट के बीच में कॉमा देते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बस इतना ही बात है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो उसी सारा बात को अब हम क्या कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा दे रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रोस्टर फॉर्म। सबसे पहला पॉइंट में क्या होगा कि इन रोस्टर फॉर्म द अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। अभी आपको बताया कि
एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है आप किस तरह से कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे इसको आप एग्जांपल में समझिए कि मान लेते हैं कि आपका कोई सेट है, ठीक है, कोई सेट है, किसी स्टूडेंट को बोला गया कि आप नेचुरल नंबर का सेट लिखिए लेस देन 4, ठीक है, लेस देन 4, नेचुरल नंबर का सेट लिखना है लेस देन 4। तो वो क्या किए, एक स्टूडेंट लिखे 1 2 3, एक दूसरा स्टूडेंट क्या किए, लिखे 2 3 1। अब बताइए दोनों सही है या गलत है? यहां पर ये भी सही है और ये भी सही है। आपको क्या कहा जा रहा है कि नेचुरल नंबर का सेट लिखिए लेस देन 4, 4 से छोटा होना चाहिए। तो 4 से छोटा होना है चाहे तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो यहां पर भी 1 है, 2 है, 3 है, यहां पर भी 1 है, 2 है, 3 है। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म में आप एलिमेंट का अरेंजमेंट जो करते हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी ऑर्डर में होना चाहिए। आप जिस तरह से लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि सेट 1 2 3 है, आप इसी को 2 1 3 भी लिख सकते हैं। ये दोनों है सो सेम है, दोनों डिफरेंट नहीं है। जैसे आपको कहा जाए कि इंग्लिश अल्फाबेट का ऑल वॉवेल्स लिखिए, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए, कैपिटल ए, और इसके एलिमेंट्स को क्या बताया, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और हर एलिमेंट के सेपरेट कैसे करते हैं, कॉमा से। तो यहाँ पे ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। अब एक दूसरा स्टूडेंट इसी को इस तरह से लिखता है, पहले वो लिख देता है आई, उसके बाद ई, उसके बाद ए, उसके बाद ओ, उसके बाद यू। तो दोनों सही है, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑर्डर में ही लिखिए। हाँ, वो सारा एलिमेंट होना चाहिए। अब इसमें कोई स्टूडेंट 4 ही एलिमेंट लिखे, मान लेते हैं आई ई ए ओ लिखे और यू छोड़ दे, तो वो गलत हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये आपको समझ में आ गया कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है आप किस तरह से करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी एलिमेंट को आप रिपीट नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं आपको ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा कि स्कूल एक वर्ड है, ठीक है, इसमें जितने भी सारे लेटर्स हैं उसका आप एक सेट बनाइए। तो उसका आप एक सेट बनाइए, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हम सेट मान लेते हैं बी है। तो हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, सी लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, एच लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, ओ लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे और एल लिखेंगे। जबकि ओ कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, बट सेट में हम लोग को कितने बार लिखना है, एक ही बार लिखना है। कोई भी एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है समझ में आया कि रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट। सारा है सो डिफरेंट होना चाहिए। इसको एग्जांपल से आप समझिए। यहाँ पर वही चीज है अभी जो आपको बताया कि द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल इज, अगर आपको लिखने के लिए कहेगा तो क्या होगा, एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा एल। जबकि ओ कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। लिखेंगे कितने टाइम्स, 1 टाइम लिखेंगे। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए सब लोग। सब लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए सेकेंड पॉइंट में देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहता है, सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखते हैं कहता है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। यही इंपॉर्टेंट है कि एक सिंगल करली ब्रैकेट के तो अंदर लिखेंगे लेकिन उसके प्रॉपर्टी को हम लोग लिखेंगे। यहां पे उस प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं, px। जैसे आप एग्जांपल से समझिए कि ए
मेरा कोई सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे उस चीज को बता रहे हैं। तो ए करली ब्रैकेट और एक्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉलम को सच दैट, क्या पढ़ेंगे, सच दैट, और इसके बाद उसका प्रॉपर्टी को लिखेंगे। अभी क्या बताए, px क्या है, प्रॉपर्टी है से px, तो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी और करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। या इसी चीज को, ये जो कॉलन है, इसको हम लोग एक वर्टिकल लाइन से लिखेंगे x सच दैट। इसको, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको भी हम लोग सच दैट ही पढ़ेंगे, या ऑब्लिक आप तिरछे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको भी क्या पढ़ेंगे, सच दैट, और फिर क्या करेंगे, उसके प्रॉपर्टी को लिखेंगे और करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। समझ में आया सब लोग को। सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए, अभी स्टार्टिंग है ना, तो कुछ स्टूडेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो बहुत आप इजी वे में आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप पहले सीखिए, ठीक है। अब यहाँ पे px है क्या, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि where px is the property by which x belongs to a and कॉलन, और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सच दैट। इसको क्या पढ़ेंगे, सच दैट। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में जब आपको किसी सेट को रिप्रेजेंट करना होगा, तो सबसे पहले कि आप उस सेट को कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट डिनोट कीजिए। दूसरा बात क्या बताए कि करली ब्रैकेट लिखेंगे। इसके बाद क्या बताए, एक्स सच दैट। अब ये एक्स के बारे में क्या कह रहा है यहां पर, फिर px क्या हो गया, एक्स का प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। px क्या हो गया, x का प्रॉपर्टी हो गया। यहां पे लिखा हुआ है कि, या कॉलन के जगह पे आप एक वर्टिकल लाइन भी दे सकते हैं, और ये जो कॉलन है या ये वर्टिकल लाइन है, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सच दैट। जैसे इसको अगर आपको पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, x सच दैट px, इसको भी पढ़ेंगे x सच दैट px। समझ में आ रहा है बात। और px क्या है, प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, x बिलोंग्स टू a। इसको एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे a मेरा लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और एक इसमें खास बात क्या है ना, कि आंसर नहीं भी मिल रहा है तो पर भी आप खुश हो सकते हैं। अब क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं उसको समझिए। क्लास में हम क्या बोले, सारे बच्चे को बोले कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, ध्यान से सीखिएगा। क्लास में सारे बच्चे को बोले कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कीजिए। और सबसे पहली बात, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्ड, इसको अब हमको बिल्ड करना है। दिमाग में थोड़ा सा याद रखिएगा कि सेट बिल्ड, इसको हमको बिल्ड करना है। जैसे इसमें कैसे बताए थे कि टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हमको बिल्ड करना, क्या बिल्ड करना, तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, ए है तो ए ही लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट देंगे और एक्स सच दैट लिखेंगे। सच दैट को आप कॉलम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये क्या देखे कि अच्छा इसका एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये नेचुरल नंबर है। दूसरा क्या है कि ये तो नेचुरल नंबर है, इतना सब लोग को समझ में आ गया, बट ये कहां तक है, 1 से लेकर के 3 तक है। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट नंबर होता है। तब यहां पे क्या लिखना होगा, x सच दैट x लाइज बिटवीन 1 एंड 3। ध्यान से समझिएगा, x लाइज बिटवीन 1 एंड 3। x का जो वैल्यू है 1 और 3 के बीच होगा, और इक्वालिटी भी लगा हुआ है। देखिए इसका पता नहीं आप लोग मालूम है या नहीं है, और नहीं मालूम है तो ये सब जानिए। इसको जो है ना पढ़ते हैं लेस देन, और इसको अगर एक लाइन नीचे खींच देंगे ना तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल, एंड नहीं और का मतलब हिंदी में या हुआ कि ये होगा या ये होगा, समझ, दोनों में अंतर है। एंड बोलेंगे तो गलत होगा। यहां पर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन। तो ये इसको हम लोग पढ़ते हैं इक्वालिटी दिया हुआ, यानी कि इक्वल टू। तो यहां पर इक्वालिटी दिया हुआ है, इसका मतलब 1 भी होगा और 3 भी होगा। समझ में आ रहा है। तो और दूसरी बात,
एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट इतना लिख करके और करली ब्रैकेट लगा देगा तो ये गलत हो जाएगा। पता है क्यों गलत होगा? यहां पे अगर आप इस तरह से करली ब्रैकेट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि दो नंबर के बीच में फिर इनफाइनाइट नंबर होता है, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है। तब आपको यहां पे क्या करना होगा, x के बारे में बताना होगा कि x कैसा नंबर है। तब यहां पे आपको लिखना होगा कि x है सो नेचुरल नंबर है। x कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। तो यहां पे कॉमा देकर के लिखिए x बिलोंग्स टू n। इसी चीज को अब कोई स्टूडेंट क्या करे, देखिए अब इसी चीज को कोई स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं कि x सच दैट और x बिलोंग्स टू n और कॉमा x लाइज बिटवीन, क्या हो गया 1 and 3। ये भी सही है। x कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। तो ये उसके प्रॉपर्टी को बता रहा है और ये तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर 3 तक होता है। तो फिर क्या किया, कंडीशन लगा दिया कि x जो है 1 और 3 के बीच का नंबर है इंक्लूडिंग 1 and 3। अब देखिए दूसरा बात, इसी को एक दूसरा स्टूडेंट कैसे लिखते हैं? दूसरा स्टूडेंट क्या करते हैं, a इक्वल टू x सच दैट। अब वो क्या करते हैं, 1 और 3 न लिख कर करके x लाइज बिटवीन 0 and 4 लिख दिया। समझ में आ रहा है बात? 0 and 4, और यहां पर इक्वालिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा यहां पर इक्वालिटी नहीं है। और स्टार्ट अब कहां से हो रहा है, x का वैल्यू 0 और 4 के बीच का, और 0 कैसा नंबर है, होल नंबर है। तो अब यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू w। क्या लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू w। इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो वैल्यू, x जो है वो होल नंबर है। अब देखिए, तो अब आपसे हम बोले कि x जो है होल नंबर है और x लाइज बिटवीन 0 and 4, इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है, 0 और 4 के बीच का नंबर, इसमें 0 और 4 इंक्लूड नहीं होगा। तब क्या होगा, 1 2 3। तो देखिए अब कोई बच्चे के दिमाग में स्ट्राइक किया ये चीज लिखना, आंसर आप मिलाने गए ये लिखा हुआ है, तो आप बोलिएगा मेरा गलत हो गया। नहीं, गलत आपका नहीं है। आपके दिमाग में स्ट्राइक किया ये चीज और आंसर लिखा हुआ ये, तो आप बोलेंगे मेरा तो गलत हो, नहीं गलत नहीं है। इसी चीज को एक तीसरा स्टूडेंट क्या किया, वो तीसरा स्टूडेंट जो है इस तरह से लिखा कि x सच दैट, अब एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6 और यहां पे इक्वल टू 0 कर दिया। इसी चीज को ये सही लिखा हुआ है, डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है उसके प्रॉपर्टी का। ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। पता नहीं आप लोग क्यूबिक इक्वेशन का वैल्यू निकालने के लिए जानते हैं कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम। ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका जो रूट्स होगा 1 2 3 होगा। यानी कि अगर हम बोलें कि इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व कर करके x का वैल्यू निकालिए तो 1 2 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ था, और अगर आपको कहा जाता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए तो आप इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखिए, तीनों सही है, कोई गलत नहीं बोल सकता। ये डिपेंड करता है आपको प्रैक्टिस कितना और दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है। आंसर में वो चीज नहीं, क्योंकि आंसर अगर बुक में दिया हुआ रहेगा तो तीनों तो नहीं दिया हुआ रहेगा। समझ में आ रही बात? क्यूबिक इक्वेशन जिनको सोल्व नहीं करने के लिए आता है वो जान लीजिए, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का बस सिंपल तरीका यही है। क्यूबिक इक्वेशन में क्या कहता है कि 1 चेक कीजिए, मान लेते हैं कि नहीं सेटिस्फाइड किया तो -1 रखिए, नहीं सेटिस्फाइड किया 2 रखिए, नहीं सेटिस्फाइड किया -2 रखिए। मतलब +-1 +-2 +-3 इस तरह से पुट कर करके चेक कीजिए, कोई ना कोई एक सेटिस्फाइड कर जाएगा। अगर आपको लगता है कि -1 रखने से सेटिस्फाइड कर गया, सेटिस्फाइड का मतलब क्या हुआ कि इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो सेटिस्फाइड कर गया -1 रखने से, तो इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 इसका फैक्टर है। तो एक फैक्टर जब मालूम हो गया, पोलिनोमियल आप 10th क्लास में पढ़े तो दूसरा फैक्टर आप नहीं निकाल लेंगे डिवाइड कर करके। इसमें x³ - 6x² + 11x - 6 आप डिवाइड कर करके यहाँ पे दूसरा फैक्टर निकाल लीजिए। दूसरा फैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 वैल्यू निकला और यहां से एक वैल्यू निकल गया, x इक्वल टू -1। समझ में आ रहा है? तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ये सब लोग को क्लियर हुआ है ना? मजा वाला बात कि आप जो दिमाग में स्ट्राइक करता, हाँ सही होना चाहिए। जैसे यहां पर क्या कर रहा है कि बी AEIOU है। अब आपको कहा जाए कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो ये क्या, इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है, लेटर तो इंग्लिश अल्फाबेट का ही है, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉवेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉवेल्स बोलते हैं। तो अब इसको अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? यहां पर b इक्वल टू, पहले करली ब्रैकेट देंगे और x सच दैट। अब वो सच दैट को आप कॉलन दीजिए या वर्टिकल लाइन दीजिए और फिर उसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं। यही चीज आपको बता रहे थे कि सच दैट के बाद उसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं, सच दैट के बाद इसके प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं। देख रहे हैं हर जगह इसके प्रॉपर्टी को लिखा जा रहा है। तो यहां पर क्या है कि x इज ए वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, हो गया। अब यहां पे कॉलन के जगह पे आप वर्टिकल लाइन से भी आप लिख सकते थे। जैसे यहां पे आपको अगर कहा जाए, ठीक है, कि x सच दैट x इज ए वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दोनों सेम है, अंतर क्या किए? यहां पे कॉलन है, यहां पे वर्टिकल लाइन दिए। पढ़ेंगे क्या यहां पे? पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? सच दैट। यहां पे देखिए लिखा हुआ है सच दैट। बोलिए कोई दिक्कत? तो आप ना इतना बताने के बाद एनसीईआरटी का 1.1 का क्वेश्चन आप बनाइए। नेक्स्ट क्लास में तो फिर बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन मेरे बताने के पहले आप लोग सारा बनाइए। ठीक है, इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होगा? हेडिंग डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहला कि हम लोग x और उसके बाद सच दैट लिखते हैं। सच दैट कॉलम होता है या वर्टिकल लाइन होता है। तो सबसे पहले लिखिए कि दिस सिंबल शुड बी फॉलोड बाय ए कॉलम। सेकेंड में लिखिए कि आफ्टर द साइन ऑफ कॉलम वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी possessed by the elements of the set। कॉलन के बाद क्या करते हैं? उसके प्रॉपर्टी को हम लोग लिखते हैं। एंड देन इनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन बाय करली ब्रैकेट। पूरी डिस्क्रिप्शन को हम लोग फिर क्या करते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, दो ही बात तो आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला बात, जैसे इस एक एग्जाम्पल से में समझते हैं। आपको क्वेश्चंस में क्या कहेगा ना कि टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है, आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखिए, या सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है तो टेबुलर फॉर्म लिखिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म लिखना ज्यादा आसान है। किसके? टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म के। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, यही आपका क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में। आपको कहा कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा तो आप देखिएगा ना एक नजर की है क्या। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? निगेटिव नंबर भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। ध्यान से इस बात को समझिए कैसे लिखा था। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? निगेटिव नंबर भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर है। निगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर कब होता है? इंटीजर। क्योंकि अगर होल नंबर रहेगा भी ना तो निगेटिव नंबर नहीं होगा, जीरो सिर्फ होता है। तो इतना तो समझ में मेरे को आ गया कि ये सारे क्या है? इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स है, बट इसमें क्या दिया हुआ है? -2 से लेकर के 6 तक। तो हम यहां पे देखिए ऐसा लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे x सच दैट, ठीक है, x सच दैट। और x मेरा क्या है? इंटीजर है। और कहां से कहां तक? तो यहां पे अब देखिए x लाइज बिटवीन, हम यहां पे लिख दें -3 से 7 और यहां पे कॉमा दे दें और उसके बाद फिर लिख दें कि x मेरा क्या है? इंटीजर है। एक स्टूडेंट ऐसे लिख दिया,
समझ में आ रहा है सब लोग को? एक दूसरा स्टूडेंट क्या करते हैं, एक दूसरा स्टूडेंट इसी को क्या करते हैं, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, और उसके बाद वो क्या करेंगे, एक्स लाइज बिटवीन, यहां पे कर देंगे -2 to 6 और इक्वालिटी लगा देंगे, इक्वालिटी लगा दिए, और यहां पे फिर लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू आई। तो दोनों का मीनिंग तो सेम है। यहां पर क्या हुआ, -3 से 7 के बीच का नंबर, और यहां पे क्या हुआ, -2 से 6 के बीच का नंबर इंक्लूडिंग -2 और 6। तो -2 और 6 लीजिएगा तो ये तो आ ही गया। समझ में आ रहा है सब लोग को? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये दिया हुआ क्या है। तो क्या देखें कि ये आपका इंटीजर है। अब इसी को मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आपको जो दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वही सही है। अभी तो बताए ना, 3 तरीका से लिख करके बताए। तो यहां पर आप एक्स सच दैट, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x इज एन इंटीजर, और यहां पे कॉमा दे करके या एंड दे करके x लाइज बिटवीन -3 एंड 7। कॉमा का मतलब ही होता है एंड। समझ में आ रहा बात? कॉमा अगर हम यहां पे लगा दें तो एंड हो गया, एंड लिख दिया, अच्छी बात है। अब देखिए यहां पे हम क्या लिख दिए, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x लाइज बिटवीन -3 एंड 7। कोई स्टूडेंट यहां पे क्या कर दे, यहां पे लिख दे यहां पे लिख दे -2 और यहां पर इक्वालिटी लगा देगा और 6, ये भी सही है, ठीक है। कोई स्टूडेंट ये चीज x इज एन इंटीजर न लिख करके अभी आपको बताए x सच दैट x लाइज बिटवीन, सीधा यहां पे लिख दे -2 to 6 और x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी तो सही है। तो ध्यान रखें, आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक कर रहा है, आंसर को उससे मतलब नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए कि सही होना चाहिए, आप जो सोच रहे हो कर रहे हो वो सही होना चाहिए। हम क्या बार बार बोल रहे हैं कि अब इसी चीज को आप बनाए और कोई स्टूडेंट इस तरह से कर लिया, वो भी सही है लैंग्वेज में लिख करके, कोई स्टूडेंट इस तरह से कर लिया, वो भी सही है, बट आंसर तो कोई एक ही ना दिया हुआ रहेगा। बोलिए कोई दिक्कत है? एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या है कि मान लेते हैं कि एक सेट आपका बी है, बस सिर्फ समझाने के लिए। अब ये आपका क्या है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। आपको कहा जाए, देखिए दोनों काम हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो रहा है और ये भी हम आपको सिखाते चल रहे हैं साथ ही साथ। टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है बात? और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दोनों हो गया ना उल्टा। अब जैसे यही आपका दिया हुआ रहता सेट बिल्डर फॉर्म में और आपको कहा जाता है कि टेबुलर फॉर्म में लिखिए, नहीं लिखा जाएगा। अब यहां पर देखिए, इसको देखिए, एनालिसिस कीजिए, ये कैसा नंबर है बताइए, ये कैसा नंबर है? तो 1 2 3 4 5, ये तो नेचुरल नंबर है। कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 5 तक। तो अभी बताए थे ना। अब कोई स्टूडेंट इसी चीज को देखिए कितने तरीका से लिख सकता है। यहां पे लिखता है कि बी एक्स सच दैट। अब यहां पे क्या लिखते हो कि x लाइज बिटवीन 1 एंड 5, इक्वालिटी लगा दिए और यहां पे फिर कॉमा देकर के वो लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू इन। देख लीजिए, एक दूसरा स्टूडेंट क्या करते, ऐसा लिखते x सच दैट, फिर क्या करते x लाइज बिटवीन 0 एंड 6 कर देते, इक्वालिटी हम देखे नहीं दिए, 0 और 6 कर देते और यहां पे लिख देते कि x है सो होल नंबर है, ये भी सही है। एक तीसरा स्टूडेंट क्या करते कि यहां पे लिख देते कि x सच दैट, x सच दैट। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी है कि x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, और लेस देन क्या हो गया 6। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x है सो आपका नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। जब हम लेस देन 6 बोल रहे हैं ना तो 6 इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? तो देखिए एक ही प्रॉब्लम को आप कितने तरीका से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब ये तीनों में आंसर तो कोई एक ही रहेगा ना बुक में।
मेरा मेन मकसद क्या है कि आपके अंदर कंसेप्ट डेवलप हो जाए, सोचने का तरीका बढ़ जाए। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिए कोई दिक्कत है? कैसे कैसे लिखा रहा है ये सब लोग को समझ में आ रहा है? तो कोई भी दिया हो, अब देखिए इसी चीज को यहाँ पे लिख दिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और वो क्या हो जाएगा, लेस देन 6। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोई मान लेते हैं कि आप ऐसे आप कॉपी में लिखे और आंसर में दिया हुआ है दूसरे फॉर्म में, तो टेंशन में मत आइएगा। हाँ, आप देखिए कि आप जो बनाए हैं उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, सही है या गलत है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आप यहाँ पे सी है, कह रहा है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 16। अब यही आपको दिया हुआ रहता है सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपको कहता है कि टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो टेबलर फॉर्म में आप जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए कहता है कि 60 का डिवाइजर्स, लेकिन कैसा, प्राइम नंबर, तो आप डिवाइजर्स निकालिए, आप डिवाइजर्स निकालिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5। तो 60 का जो डिवाइजर्स आया वो क्या क्या आया, वो आया 2 आया, 3 आया और 5। यही ना 3 प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा बात? तो सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, कैसे लिखते हैं ये क्लियर हुआ? टेबुलर फॉर्म में आपका डिफरेंट नहीं होगा, बट सेट बिल्डर फॉर्म में आप डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बोलता है कि प्रॉपर्टी आप लिखिए। बोलिए कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चंस आज हम लोग करते हैं, फिर क्लास ऑफ करते हैं। यहां तक सब लोग जल्दी से कर लीजिए। तो यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेट बिल्डर फॉर्म का। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका 2 बात हो गया। सबसे पहला कि एक्स सच दैट में आप कॉलन लिखिए या वर्टिकल लाइन लिखिए, और इसके बाद उसका हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट फिर बंद कर देते हैं। बस इतना ही बात था। तो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर ना एक क्वेश्चन सब हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। कह रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। अब देखिए तो इसमें जब आप करेंगे तो कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या, टी ई ए सी एच ई, ई देखिए 2 बार आ रहा है, तो एक बार ई नहीं होगा, बस समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे अगर मेरे को लिखना होगा आंसर में तो क्या लिखेंगे, पहला का आंसर में ए हम लोग सेट मान लिए, कैपिटल लेटर से डिनोट किए। अब टीचर में पहला लेटर क्या है, टी कॉमा ई कॉमा ए कॉमा सी कॉमा एच, और ई फिर आ रहा है, तो ई तो यहाँ पर एक बार लिख चुके और रिपीट तो होता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, आर कर्ली ब्रैकेट बंद कर दे, हो गया। इससे आसान मैथ में 11th क्लास में कुछ भी नहीं हो सकता, बस इतना जान लीजिए। जैसे दूसरा में देखते हैं, दूसरा में क्या कर रहा है कि दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में देखिए फिर टी 2 बार आ रहा है, तो एक ही बार आएगा, और तो कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि बी मान लेते हैं, तो बी में क्या होगा, एस कॉमा टी कॉमा यू कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एन, उसके बाद टी तो होगा नहीं क्योंकि टी हम लोग पहले कर चुके हैं। कह रहा है कि दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में देखिए आई भी रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है बात? तो जो जो रिपीट हो रहा है उसको हम लोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसको सी कह देते हैं, तो क्या होगा, आई कॉमा एन कॉमा टी कॉमा ई कॉमा एल कॉमा, देखिए आई फिर है, तो आई तो हम लोग ले चुके हैं, तो आई अब नहीं लेंगे, जी, ठीक है, और ई भी रिपीट किया, एन भी, टी भी, हो गया, कर लेंगे सब लोग। 4 में क्या कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटा, ये तो आपको एग्जांपल में पहले भी बता चुके हैं, 10 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर्स है, तो क्या होगा, इसको अगर हम डी कहें तो प्राइम नंबर तो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, बस हो गया।
तो घर पे जाकर के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।